और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक की बात करेंगे कि एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंत का मतलब चैप्टर के लास्ट के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने एनसीईआरटी के बीच का जो क्वेश्चन था वो हमने इसके पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंत के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आइए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं को अभिक्रियाओं में कौन सा असत्य है, मतलब मुझे गलत को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जो जो गलत होगा उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम ये पहला कह रहा है और दे रहा है कि 2PbO प्लस कार्बन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 प्लस पीबी बन रहा है, पीबी बन रहा है। अब देखिए उसने बोला है, स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि शीशा क्या कर रहा है, अपचयित हो रहा है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इन चारों स्टेटमेंटों में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, उनको हम लोग क्या करना है, ऑप्शन टिक करने हैं कि वो सही है। देखिए पहले तो आप समझिए कि उसने क्या बोला है, एक वर्ड लिखा हुआ है अपचयित। अपचयित का मतलब होता है अपचयन, ठीक। दूसरा है उपचयित, उपचयित और उपचयित का मतलब होता है क्या चीज, आक्सीकरण, ठीक। ये वर्ड बोला है। अब देखिए मैं इसको मिटा के थोड़ा सा इसको टर्म लिख दूं, उसके बाद मैं इस पे चर्चा करूं, तब जाके एक एक हम लोग मैच करा लेंगे। देखिए अगर कोई पदार्थ अपने में से ऑक्सीजन निकाल देता है तो उसका हमेशा और हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। और कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखिए मैं इसमें से यहां मुझे पहुंचना क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक, एक टर्म। दूसरा कार्बन का यहां से यहां पहुंचना, ऑक्सीकरण। बोलिए कार्बन ने ऑक्सीजन को लिया तो CO2 बन गया। तीर पे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए इसमें बोला है कि लेड कहां पहुंच रहा है, PbO पे, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। मैंने इस इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट मैं खुद लिख रहा हूं। अब अगर कोई बोले कार्बन CO2 कहां पहुंच रहा है, C पे पहुंच रहा है, तो अगर हम वापस चलेंगे ऐसे तो देखिए इसने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। ये मेरा एक एक पदार्थ के लिए इसकी स्टेट लिख दिया गया है कि जब इसने अपने में से ऑक्सीजन निकाला तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो मैंने लिख दिया। अगर मैं यहां से यहां चलूं तो इसने ऑक्सीजन को लिया है तो ऑक्सीकरण। और अगर कार्बन ऑक्सीजन को लिया है तो CO2 बना है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन वापस अगर हम चले कार्बन पे, इसने अपने में से ऑक्सीजन क्या किया है, निकाल दिया है। ये चार, अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ा जाए। कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब अपचयन हो रहा है, तो शीशा कौन है, ये। और यहां से यहां जाना अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि देखिए PbO में जब तक वो जुड़ेगा नहीं, पीबी में जब तक वो जुड़ेगा नहीं तब तक PbO नहीं बनेगा। और यहाँ पे पीबी का ऑक्सीकरण हो रहा है और इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है अपचयित। अपचयित तो हो नहीं सकता, तो पहला वाला मेरा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। दूसरे वाले में अगर हम चले, कार्बन डाइऑक्साइड अब उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या, ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए CO2, अगर इधर चलेंगे तो क्या हो रहा है, इसका इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, उपचयित, उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड में से O2 निकल जाएगा तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तीसरा चले, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन तो कार्बन यहां से यहां पहुंचना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयित। तो ये तो मेरा सही है। तीसरा देखिए कह रहा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये जो लेड ऑक्साइड है अपने में से ऑक्सीजन को निकाल दिया, और ऑक्सीजन को निकाला तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। और अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयित। मतलब कि तीसरा और चौथा मेरा स्टेटमेंट सही है, और दूसरा और पहला हमारा क्या है, रॉन्ग है। दूसरा और पहला जो रॉन्ग है उसी को मुझे क्या करना है, टिक करना है। तो देखिए पहला और दूसरा रॉन्ग है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को पहले आप इसके स्टेट को लिखिए, कौन ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th में आ चुका है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मेरा अभी सॉल्व हुआ, दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब सीधा Fe2O3 और लिखा हुआ है Al और अभिक्रिया किया है तो बना हुआ है Al2O3 प्लस बना हुआ है 2Fi। अब देखिए ये Al इस Fi को हटा दिया है, तो हटाया है तो बना हुआ है Al2O3 और Fi क्या हुआ है, अलग हुआ है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसको मैंने नहीं लिखा, जिसमें संयोजन, आक्सीकरण और वियोजन और एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या कर दूं, बता दूं ऐसे ही, इसने इसको हटाया है लेकिन निकलने वाला किसी के साथ जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और अगर ऑप्शन में एकल विस्थापन नहीं है और विस्थापन केवल दिया है, हम उस विस्थापन को ही क्या कर सकते हैं, मार के चले आएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकल विस्थापन। और एकल विस्थापन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। वो इसलिए कि देखिए विस्थापन के ही पार्ट दो होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन और एक हमारा क्या होता है, द्वि विस्थापन। अब देखिए विस्थापन में तो एकल और द्वि दोनों आ जाएंगे, लेकिन अगर हम एक एटम दूसरे एटम को हटा दिया और वो किसी के साथ नहीं जुड़ा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। और अगर ऑप्शन में एकल विस्थापन नहीं है तो हम विस्थापन मार के आएंगे, द्विविस्थापन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है। तो हम एकल विस्थापन को विस्थापन के नाम से केवल जान सकते हैं। तो इस ऑप्शन में विस्थापन दिया था, हमने ऑप्शन को नहीं लिखा, इसलिए या तो एकल बोलिए नहीं तो केवल विस्थापन बोलिए। ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ये इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए लौह चूर्ण का मतलब कि लोह का चूर्ण बोले, लोह का बुरादा बोले, चाहे लोहे का रॉड बोले, हम इसका प्रतीक क्या लिखेंगे, Fi लिखेंगे। और Fi पे क्या डालने के लिए बोल रहा है, HCl। अब देखिए जब HCl अगर हम लेंगे और Fi पे बूंद बूंद करके मिलाया जाएगा या उस पर डाला जाएगा, तो अब बताइए कि H अधिक सक्रिय है कि Fi अधिक सक्रिय है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने बताया है कि Fi क्या है, अधिक सक्रिय है, और H क्या है, कम सक्रिय है। इसलिए Fi H को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, H2 मुक्त हो जाएगा और फिर क्या बनेगा, FiCl2। अब ध्यान रखिएगा किसी भी अभिक्रिया में अगर हम अम्ल में अगर किसी सक्रिय धातु को डालते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या रिलीज करेगा, H2 गैस। किसी भी अभिक्रिया में अगर हम अम्ल को किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या, H2 गैस मुक्त करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस अभिक्रिया में डालने से क्या होता है कि FiCl2 बनते हैं और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, उसमें बताना था कि क्या होता है। FiCl2 बनते हैं, फिर H2 गैस बनते हैं। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और क्यों आवश्यक है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो देखिए सीधा बात समझिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का सीधा मतलब होता है जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक तरफ लिखते हैं क्या चीज, अभिकारक, और एक तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा क्या हो, इस अभिक्रिया के चिन्ह के दोनों तरफ बराबर हो। मतलब अभिकारक के द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा इसमें पूछा है कि क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, इसलिए समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चलिए ये हुआ। हाँ अब देखिए इसने क्या बोला है कि रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो उसने क्या बोला है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो क्या बनते हैं। देखिए सबसे पहले उसको प्रतीक में लिखिए, तो नाइट्रोजन गैस इसके साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो जो भी बनेगा वो हम बना लेते हैं। तो पहले रासायनिक समीकरण लिखना तो सीख ले। यहाँ पे होगा क्या चीज, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन।
मतलब जब भी हम अभिक्रियाएं कराते हैं और दो एलिमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें से एक एक एलिमेंट मुझे क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। और समीकरण लिखते वक्त हमने बोला था सबसे पहले प्रतीक लिखना चाहिए, फिर प्रमाण क्रमांक लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहिए, संयोजकता लिखना चाहिए, संयोजकता को उसके ऊपर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं वैसे कर रहा हूँ। 7 हो जाएगा 2 and 5, इसका होगा 1 और लिखेंगे तो एक की नीड इसकी है और इसकी नीड कितने की है, 3 की। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो नाइट्रोजन पे लिख देंगे 3 और हाइड्रोजन पे कितना, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, NH3। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, और इधर कितने हैं, 1। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6। तो यहाँ भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा। दूसरा क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं यहीं पे, किसके किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस किसके साथ अभिक्रिया किया, वायु में दहन, मतलब वायु के साथ हम क्या करेंगे, जलाएंगे। और जलाएंगे तो क्या बनने के लिए बोल रहा है, जल मिलता है तो H2O लिख दिया। और प्लस क्या बनने के लिए बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO। चलिए संतुलित किया जाए। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे 1 और 2 3, इधर 3 है, इधर कितने हैं, 2। इधर 2 और इधर कितना, 3। अगर मैं इधर 3 से गुणा कर दूं और इधर कहीं 2 से गुणा कर दूं तो शायद मुझे लगता है कि समीकरण क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं, 3 दूनी के 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ कितने हैं, 2 है। अब इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2 और 2 4। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो देखिए हाइड्रोजन बराबर हो गया। जब हाइड्रोजन बराबर हो गया तो क्या बढ़ गया, सल्फर। और सल्फर को संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ क्या करने होंगे, 2 से गुणा करने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और 2 दूनी के 4 और 2 कितना हो जाएगा, हर एक एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और हमने संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कई एग्जाम्पल भी दिए हैं और समझाया भी, वहां से भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या लिख रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। चलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम लिखिए Al और SO और पे डबल माइनस। एल्युमिनियम पे क्या होते हैं, +3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये मेरा बन जाएगा Al2SO4 का ट्राइस, अब प्लस किसके साथ अभिक्रिया करके, बेरियम क्लोराइड। Ba पे क्या होता है, डबल प्लस, और Cl पे सिंगल माइनस। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, BaCl2। और अभिक्रिया कर रहा है तो दे रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए मैं एल्युमिनियम लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम पे +3 और Cl पे सिंगल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा AlCl प्लस क्या बनते हैं, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो बेरियम पहले आप लिखिए Ba+2 और SO4 पे क्या लिखेंगे, डबल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaSO4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, BaSO4। अब देखिए यहाँ पे 2 एल्युमिनियम यहाँ है और 1 एल्युमिनियम क्या है यहाँ पे। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बोलिए तो एल्युमिनियम बराबर हो गया। जब एल्युमिनियम बराबर हो गया तो देखिए क्लोरीन कितना, 3 दूनी के 6, और यहाँ पे कितनी है, 2 बार है। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं तो बोलिए क्लोरीन बराबर हो गया। एक एक मुझे संतुलित करना है, किसी को भी पहले करिए। देखिए सल्फेट यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो बोलिए सल्फेट 3 बार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 3 Ba, तो बोलिए यहाँ पे 3 Ba है कि नहीं। संतुलित समीकरण ढेर सारा हमने बताया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक और लास्ट दिया है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पोटेशियम धातु। तो पोटेशियम हमने लिया किसके साथ, जल के साथ। तो लिखेंगे क्या चीज, H2O, और अभिक्रिया करके क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मुक्त किया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, KOH और प्लस H2 मुक्त कर दिया।
अब बताइए मुझे इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 और 1 3। हमको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी के 4 और यहाँ पे कितने हैं 2। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी के 4 और 2 4 पोटेशियम कितने हो गए 2 हो गए। इस तरीके से समीकरणों को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में हमको क्या करना है, संतुलित करना। मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं, चलिए यहाँ पे NH3 और CaOH का ट्वाइस और CaNH3 का ट्वाइस प्लस H2O। देखिए यहाँ पे कितने NO3 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे NO3 कितनी बार है, 2 बार है। हाँ देखिए समीकरणों को संतुलित करते वक्त ध्यान रखिएगा कि जिसकी मात्रा किसी एक तरफ ज्यादा हो पहले उसको संतुलित करने की कोशिश किया। संतुलित करने का कोई हमारे 10th में स्टैंडर्ड कोई नहीं है कि हम ये पहले करें वो पहले करें, ऐसा कुछ नहीं है। अनुमान विधि लगाएंगे, जिसको मैं पहले संतुलित कर लो वो हमारे लिए सही होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको NO3 को यहाँ पे एक बार और यहाँ पे कितनी बार, 2 बार। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो बोलिए दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2NO3 2 बार हो गया और यहाँ पे कितनी बार NO3 2 बार। दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो बोलिए 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे कितने 2 और 2 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2। मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरे वाले में चलेंगे, देखिए यहाँ पे SO4 कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे SO4 कितनी बार है, एक बार है। अब यहाँ पे H कितनी बार है, Na कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे Na कितनी बार है, 2 बार। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो Na हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और 2, जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए 4। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2 है। 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए NaCl AgNO3 के साथ यहाँ पे क्या बन रहा है AgCl और यहाँ पे NO3। देखिए ये अधिक सक्रिय होने की वजह से अगर ये इसको हटा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं NaCl अब प्लस AgNO3 और बना क्या है मेरा AgCl और प्लस NaNO3। अब देखिए इस साइड में यहाँ पे Na की संख्या कितनी है, एक है। और यहाँ पे कितनी संख्या है, एक है। दोनों तरफ एक एलिमेंट बराबर हुआ। और क्लोरीन इधर कितने हैं, एक है। यहाँ पे क्लोरीन कितने, एक। और Ag की संख्या एक इधर, Ag की संख्या एक इधर। NO3 एक बार, NO3 कितनी बार, एक बार। इसका मतलब ये दिया गया समीकरण हमारे क्या है, पहले से ही संतुलित है। और ये क्या लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। इसको मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे BaCl2 प्लस H2SO4 और अभिक्रिया की चिन्ह क्या बन रहा है BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे Ba एक बार है और यहाँ पे Ba कितनी बार है, एक बार है। SO4 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार। और यहाँ पे SO4 कितनी बार है, एक बार है। दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखिए Cl2 यहाँ पे, Cl यहाँ पे 2 बार है, H यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे दोनों एक एक बार है। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं दिया गया समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक। और फिर इसके और क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में